इस दुनिया और मेरे सपनों की तबाही का मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना पावरफुल मार्शल आर्ट सिस्टम मॉन्स्टर अटैक्स को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन क्यों मार्शल आर्ट्स की डिवीजन हमारी तरह ही लगती है। फिर मैंने इस दुनिया का इतिहास में झांक कर देखा, लेकिन अगला सीन मुझे स्टन कर गया। ये हमारी दुनिया ही थी। 10,000 साल आगे भविष्य में दुनिया को मॉन्स्टर ने तबाह कर दिया था और बचे हुए इंसानों ने मुख्य ग्रह छोड़ दिया था। फिर मैंने सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी इंफॉर्मेशन निकाली। पता चला मैं सिर्फ एक आम आदमी था, कुनवारा, जो 28 साल की उम्र में मर गया। लेकिन जब मैंने अपनी बहन की इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाही, तो एक वार्निंग पॉपअप हुई: इनसफिशिएंट परमिशन, ब्लड सैंपल, जीन लॉगिंग रिक्वायर्ड। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस एल्फ का खून लेने का तरीका इतना यूनिक होगा। अगले पल ही सिस्टम ने मेरी ह्यूमन जीन डिटेक्ट कर ली और तुरंत किलिंग प्लान इनिशिएट कर दिया और डेटाबेस से कनेक्ट हो गया। लेकिन कनेक्शन के बाद जब मैंने अपनी इंफॉर्मेशन फिर से देखी तो बदल चुकी थी। अब मुझे लेवल 2 क्लियरेंस मिल गई थी। मैं रिवर कॉलेज से पहले नंबर पे ग्रेजुएट हुआ था। मिलिट्री में डिस्ट्रिक्ट 3 ज्वाइन किया था और साउदर्न बैटल जोन में 37 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट के रैंक पर मर गया था। कुनवारा, क्या मेरे अचानक से पावर इंक्रीज होने की वजह से हिस्ट्री में बदलाव हो गया था? क्योंकि 18 साल की उम्र से पहले मेरा ट्रैजेक्टरी बिल्कुल वही था, हत्ता कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दौरान सर्जन एबिलिटीज भी सेम थी। फिर मैंने डेटाबेस का इस्तेमाल करके वो टेक्निक सर्च की जो लेवल 1 मार्शल आर्ट्स के लिए बेस्ट थी, जो मेरे करंट परमिशन अलाउ करती थी। 3 टेक्निक सामने आई: स्टेलर बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक, नेचुरल ब्रीदिंग मेथड और क्रिस्टलाइजेशन विजुअलाइजेशन टेक्निक। हालांकि ये सब इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट हैं, इन्हें लेवल 11 पावर हाउसेस ने बनाया था। हमारी दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट अभी सिर्फ लेवल 9 तक ही हैं, तो लेवल 11 कितना टेरिफाइंग होगा। मैंने तुरंत वहां से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, टेक्निक पर फोकस करते हुए बॉडी को रिफाइन करने, इंटरनल एनर्जी को कल्टीवेट करने और मेंटल स्ट्रेंथ एनहांस करने पर। ये टेक्निक्स 1000 गुना स्ट्रॉन्ग थी करंट प्रैक्टिसेस के मुकाबले। अगले दिन मैं थका हुआ चेहरा लेकर उठा, लेकिन मुझे अपने बदन में फर्क महसूस हुआ। ये बदबू जरूर उन इम्प्योरिटीज की होगी जो मेरे बदन से निकल रही थी। अब जब मेरे पास सब कुछ था, तो मैंने मेडिसिन बनाने की कोशिश करने का फैसला किया। बस मुझे एक फार्मेसी लैब चाहिए थी, जो आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो काफ़ी कीमती होती है। मैंने 9 स्ट्रीट्स पर 15 फार्मेसीज से पूछा, लेकिन किसी ने भी अपना स्पेस रेंट पर नहीं दिया। डिजेक्टेड फील करते हुए मैं एक पुरानी और झंकी हुई फार्मेसी में गया। मेरी धमकी और दबाव पर क्लर्क ने मुझे 3 घंटे के लिए यूज़ करने की परमिशन दे दी, वरना बॉस के वापस आते ही उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती। क्योंकि ये मेरा पहली बार मेडिसिन बनाना था, मैंने केयरफुली इंग्रेडिएंट्स निकाले और रेसिपी को रेशियो के हिसाब से मिक्स किया और आखिर में एक पर्पलिश रेड लिक्विड बनाया। मैंने बस एक छोटा सा सिप लिया और अगले ही पल मेरे अंदर एक तीखी दर्द उठी। ऐसा लगा कि जैसे मेरे बदन कट रहे हैं और जल रहे हैं। दर्द 2 मिनट तक चली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेडिसिन इतनी स्ट्रांग होगी। इसने तुरंत मेरे वाइटल एनर्जी और ब्लड की कमी को पूरा कर दिया, जो रीसेंट रैपिड इंप्रूवमेंट्स की वजह से आई थी। सबसे ज़रूरी बात ये थी कि इतना पावरफुल इफेक्ट होने के बावजूद इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं थे। सच में ये 10,000 साल बाद का प्रोडक्ट था। अचानक से दरवाज़ों पर जोर से नॉकिंग हुई। पता चला फार्मेसी का मालिक वापस आ गया था और क्लर्क ने मुझे तुरंत विंडो से भागने को कहा, वरना उसकी नौकरी चली जाती। और वैसे ही फीमेल ओनर वापस आई और उसने तुरंत फायर कर दिया। क्लीनलीनेस के लिए स्ट्रिक्ट होने की वजह से उसने सारे इक्विपमेंट धोने का फैसला किया। उसके बाद उसने वो मेडिसिन पीने की कोशिश की जो अभी लेकर आई थी, लेकिन उसे महसूस किया कि रिएक्शन बहुत कम है। पता चला फार्मेसी का ओनर एक बार के प्रोमिनेंट फार्मास्यूटिकल्स का बेटा था, लेकिन अब उसके पास बस ये छोटी सी दुकान थी। वो रोज़ नए नए मेडिसिन लिक्विड्स का रिसर्च करती थी, होपिंग कि एक दिन वो अपने फैमिली की खोई हुई इज्जत को वापस ला सकेगी। लेकिन कई सालों से कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था। तभी उसकी नज़र एक टेस्ट ट्यूब पर पड़ती है, जो मैंने दवा से एक सुगंध निकली जो ओनर के नाक में घुस गई। सिर्फ एक सर्टेन ग्रेड्स के मेडिसिन ही ऐसे फ्रेगनेंस एमिट करते हैं। क्यूरियस होकर उस लड़की ने उसको टेस्ट किया और उसके चेहरे पर एस्टोनिशमेंट का एक एक्सप्रेशन था। अगले ही पल ओनर तुरंत बाहर दौड़ी और बेचैनी से पूछा, वो अभी यहाँ कौन था? ज़रूर कोई मास्टर होगा। उसके बनाए गए मेडिसिन का इफेक्ट मार्केट में अवेलेबल किसी भी दवा से 10 गुना अच्छा था और उसमें यूज़ किए गए इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सस्ते थे। ऐसे टैलेंट को ज़रूर रिक्रूट करना चाहिए। जब उसने क्लर्क से सुना कि ये सो कॉल्ड मास्टर सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, तो ओनर शॉक में थी। क्या ऐसा मास्टर सच में हो सकता है? दूसरी तरफ मैं अब भी अपने सपने में डूबा हुआ था। जॉम्बी से लड़ रहा था। आज का अपोनेंट एक लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट जॉम्बी था। देखते हैं क्या मैं तुझे हरा सकता हूँ। मैंने जॉम्बी के अटैक को सीधा ब्लॉक किया, लेकिन उसके इम्पैक्ट ने मुझे ऐसा महसूस करवाया जैसे मेरे हाथ टूट रहे हैं। लगता है मैं इसे सीधा नहीं ले सकता। तो मैंने अपनी एगिलिटी का इस्तेमाल करके इसके ऑफ गार्ड पकड़ा। आखिरकार 2 घंटे तक अटैक करने के बाद मैंने इसे मार डाला।
अगले ही पल मेरे दिमाग में मेमोरीज फ्लड होने लगी। पता चला कि जो असल में एक लेवल 5 आर्टिस्ट मार्शल था, जो फ्रंट लाइन्स में शहीद हो गया था। नो वंडर उसके पंचेस इतने हार्ड थे। हालांकि मेरे पास जो 3 मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक्स थी, उनके ऑगमेंटेशन से मैंने 10 से लेकर 100 गुना तक ज़्यादा पावर अनलिश कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो एक हाथ और इंटेलिजेंस नहीं खोना होता तो मैं उसका सामना नहीं कर सकता। अगले दिन मैं मार्शल आर्ट्स हॉल वापस गया, अपनी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यूज फिर से टेस्ट करने के लिए। देखते हैं इस महीने में कितना इम्प्रूवमेंट किया गया है। लेकिन जो डेटा मेरे सामने था उसने मुझे सच में शॉक कर दिया। 15.6, जो एक लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट के स्टैंडर्ड को सरपास कर रहा था, और मेरा कॉमेट पावर 3.317 जो ऑफ दी चार्ट्स था। जब मैं वहां से निकल रहा था तो काउंटर पर बैठे लेडी ने मुझे एक मटेनल स्माइल दी। एक महीने में 2 बार टेस्ट करना, तुम हमारे लिए बड़े कस्टमर हो गए हो। आखिर कुछ लोग तो सालों तक अपनी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू में एक पॉइंट भी इंक्रीज नहीं कर पाते हैं, इसलिए लोग बार बार टेस्ट नहीं कराते हैं। जैसे ही मैंने वहां से लीव लिया, 2 लोग धीरे धीरे हॉल में एंटर हुए। ये दोनों मार्शल आर्ट्स जिम ओनर की बेटी और उसका डिसिप्लिन थे। लेकिन रेड हेड ने जैसे ही सुना कि मैं अपनी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यूज टेस्ट करने आता हूँ, तो उसने मुझे मजाक उड़ाते हुए बोला, उसके आउटफिट को देखकर ही पता चल जाता है कि वो सिर्फ एक आम फैमिली का बच्चा है, चाहे जितना भी टेस्ट कर ले सब बेकार है। हालांकि ये स्टेटमेंट थोड़ा एरोगेंट था, लेकिन रियलिटी में कुछ सच था, क्योंकि वो जिम में प्राइवेट टिटोज के साथ ट्रेनिंग करता आया था और कई सप्लीमेंट्स भी लेता था। इतना प्राउड मत हो, कुछ बच्चों में बहुत हाई टैलेंट होता है। उसने आज का टेस्ट रिकॉर्ड देखने का फैसला किया। अगले पल उसकी आंखें चौंक गई। उसने रिसेप्शनिस्ट से तुरंत कहा कि उसे कांटेक्ट करें। लुएन एक हाई स्कूल स्टूडेंट जिसके पास लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट की स्ट्रेंथ है, ये पूरे वाइट रिवर में अनप्रेजेंटेड था। इतने देर में मैं स्कूल पहुंच चुका था, जहां मैं कई दिनों से नहीं गया था, क्योंकि आज फाइनल वाइटल एनर्जी और ब्लड असेसमेंट का दिन था, जो सबका कॉलेज फ्यूचर डिसाइड करेगा। एक आम स्टूडेंट के तौर पर देखते हुए स्टाफ ने मुझे डिस्डेन से देखा। बस एक फॉर्म भरने को दिया और रजिस्ट्रेशन फी देने को कहा। सब कुछ करने के बाद असेसमेंट एरिया ऑलरेडी लोगों से भरा हुआ। मुझे अपने टर्न के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ा। आस-पास देखते हुए मैंने देखा कि कुछ पेपराज़ी टाइप लोग एक लड़की को घूर रहे हैं। ये लड़की मेरी बहन से भी छोटी लग रही थी, लगभग 15 या 16 साल की होगी, और यहाँ अकेली आई थी। लगता है काफ़ी स्ट्रांग होगी। यहाँ लाइन में ज़्यादातर लोग 25 के ऊपर हैं। तभी एक ब्लरली आदमी लाइन में घुस गया। ये कौन है जो इतना भीड़ लाइन तोड़ रहा है? मगर आसपास के लोग चुप रह गए, क्योंकि वो बर्ली आदमी लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट का टेस्ट देने वाला था। एक ऐसा दर्जा जो वाइट रिवर में सिर्फ 10 लोगों से ज़्यादा किसी के पास नहीं है। भीड़ उसके टेस्ट को देख रही थी, और इंस्ट्रक्टर भी डरा हुआ था और उसे लाइन में आगे जाने दिया। जैसे ही वो आदमी धीरे धीरे क्रिस्टल के पास आया, एक कपल ने जो कट ऑफ हो गया था कंप्लेन किया, बस लेवल 3 का टेस्ट है, पास थोड़ी हो रहा है जो इतना शो ऑफ कर रहा है। मगर अगले ही पल एक डिंग के साथ उसका वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू स्क्रीन पर दिखा, 107। ये देखते ही कपल ने अपना ग्रेप जूस स्पिट कर दिया, क्योंकि यहाँ काफी लोग ने कभी 100 से ऊपर वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू को नहीं देखा था। एग्जामिनर शॉक था और बर्ली आदमी को बोला कि कॉम्बैट पावर भी टेस्ट करे, क्योंकि लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट का टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए दोनों एस्पेक्ट में पास होना जरूरी था। अचानक एक लाउड क्रैश हुआ और हॉल हिलने लगा। ये किस लेवल का पावर है? ऐसा लगता है कि सब लोग 2 कदम पीछे चले गए हैं। मगर एक ही इंसान ऐसा था जो वहीं खड़ा रहा, और वो था स्ट्रिंगली हैंडसम मैन। एग्जामिनर शॉक होकर स्कोरबोर्ड की तरफ देखता है, जो एस्टोनिशिंग नंबर शो करता है, 10,831। जियाओ, तुमने लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट का एग्जाम पास कर लिया है। तुम्हारी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू 100 के ऊपर और कॉम्बैट पावर 10,000 के ऊपर है, तो तुम लिटरली एक वॉकिंग वेपन हो ऑफ डिस्ट्रक्शन। उस पल में अपने आप से बोला, तो ये होता है लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट। इतना इंप्रेसिव तो नहीं लगता, लेकिन मेरे शब्दों ने उस लड़की को इरिटेट कर दिया। सब लोग शॉक में थे। तब मैं आगे बढ़ा अपने टेस्ट के लिए। मुझे वक्त बर्बाद नहीं करना था। एग्जामिनर ने मेरे कंपोजर को अप्रिशिएट किया। यंग मैन, वेल डन। नर्वस मत हो, बस धीरे धीरे प्लेस करो और अपनी हार्ट रेट नॉर्मल रखो। अगले ही पर स्क्रीन पर नंबर आते हैं, सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। होली शिट, ये क्या है? 15.8? ये सिर्फ 17 या 18 साल का है ना? क्या ये जन्म से ही कल्टीवेट कर रहा था? ये ऐसा एग्जामिनर कहता है। हत्ता जियाओफोंग, जो अभी भी टेस्ट देकर गया था, वो भी शॉक में था, क्योंकि उसके पास भी ऐसा टैलेंट नहीं था। अगले पल में दोनों हाथों में स्ट्रेंथ इकट्ठा की और अपनी फुल स्ट्राइक की पावर को देखना चाहता था। एक पर्पल लाइट शाइन हुई और सब लोग स्टेज की तरफ देखते हैं। जब स्टॉर्म सबसाइड हुआ तो पैनल ने एक नंबर दिखाया, 15,000। उस पल सबका वर्ल्ड व्यू शैटर हो गया। एग्जामिनर इतना डर गया कि वो बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि असेसमेंट उसकी समझ से परे था। मेरी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू लेवल 1 थी, मगर मेरी स्ट्रेंथ एक लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट से भी आगे निकल चुकी थी।
एग्जामिनर ने डिक्लेयर किया कि असेसमेंट टेम्परली हाल्टेड रहेगा और ये मैटर हायर अप्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा। जब मैं सोच रहा था कि मुझे वहाँ से निकलना चाहिए, एक बर्ली फिगर मेरे पीछे खड़ा हो गया। मुझे लगा वो मुझ पर चिल्लाएगा, लेकिन उसके बदले उसने मुझ पर हाथ बढ़ाया। किड, मुझे तुम में पोटेंशियल दिख रहा है। मेरा नाम शियाफू है। चलो दोस्ती करते हैं। उस पर हम दोनों की पावर साइलेंटली compete कर रही थी, लेकिन अगले ही सेकंड कुछ छोटे फैंस मुझे फोटोज के लिए घूरने लगे। डैम, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन के एंट्रेंस पर मेरा एक क्लासमेट कह रहा था, चिंता मत करो, एक जीनियस के लिए ये सर्टिफिकेशन तो सिर्फ एक ब्रीज है। क्लियरली वो उस पर्पल क्लैड यंग लड़की के बारे में बात कर रहे थे। उस समय एल शिंगा ने ल्यूशियन को दरवाजे से बाहर आते हुए देखा और सरप्राइज हो गई। मैंने भी अपनी बहन को सामने देखा तो धीरे धीरे उसके पास चले गया। शिंगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो कुछ ऐसा है जो मुझे करना चाहिए।